नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियां और हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया ये जान लेते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो 7 प्रकार की शक्तियां मैंने आपको बताई थी वो कौन कौन सी थी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इससे लिखा जाए। देखो, हम लोगों ने पढ़ लिया कार्यपालिका की शक्तियां, ठीक है। विधायी शक्तियां पढ़ा हम लोगों ने, आज पढ़ने वाले हैं न्यायिक शक्तियां। अब पढ़ेंगे हम लोग मतलब न्यायिक शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, और राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियां। राजनयिक शक्तियां, ठीक है। और ये आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की शक्तियां हैं, जिसमें से सामान्य शक्तियां क्या है, आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर बाकी सामान्यकालीन शक्तियां हैं। बाकी ये जो है इस संकटकालीन शक्तियां हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारी शक्तियां हम लोग आज पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ कि वीडियो सही से चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है। तो भाई पहले हम लोग अब पढ़ने वाले हैं न्यायिक शक्तियां। अब पढ़ेंगे क्या हम लोग, न्यायिक शक्तियां। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास बहुत सारी न्यायिक शक्तियां हैं। तो देखेंगे हम लोग कौन कौन सी है भाई। पहली बात तो ये है, एक क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, ये क्वेश्चन बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है। ये बात लिखना है आपको। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार। अच्छा, ये जो ब्लू से लिख रहा हूं तो सही लिख रहा है, ब्लैक से लिख रहा हूं क्योंकि ब्लैक की जो निब है अभी थोड़ी सी थिन है, पतली है, नया है ना मार्कर, वो घिसा नहीं, ये घिस चुकी है। तो मोटा हो गया तो लिखते बनना। जैसे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है भाई। और अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद है 143। अगर आर्टिकल की बात कर ले भाई तो आर्टिकल है 143 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी किसी चीज पे परामर्श ले सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जब राय या परामर्श आप किसी से लेते हैं तो भाई सामने वाला खाली सुन लेगा, अगर उसका मन होगा तो बताएगा, आपको कोई भी उपाय देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा, है ना। एक सेकंड रुको यार, कुछ वीडियो गड़बड़ हो रहा है, इसको जरा ऊपर थोड़ा सा करते हैं ऐसे। अब सही है, अब देखूँ मैं जरा, हाँ ठीक है। तो परामर्श लेने का जो अधिकार इनका है भाई, ठीक है, ले लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो परामर्श देगी कि नहीं देगी। अच्छा, परामर्श अगर देती भी हो, जैसे आप किसी से राय लेने जाएं, ठीक है, आप किसी से परामर्श लें, तो जो परामर्श सामने देगा तो क्या आप बाध्य हो जाएंगे क्या उसके लिए? भाई परामर्श है, आदेश तो है नहीं जो मानना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जब परामर्श देती है राष्ट्रपति को तो कोई जरूरी नहीं होता है कि राष्ट्रपति उसको माने, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं कि बाध्य नहीं है दोनों लोग। तो बाध्यता नहीं है, किसी की बाध्यता नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट को राय देने की बाध्यता है, न सुप्रीम कोर्ट की राय जो है राष्ट्रपति माने इसकी बाध्यता है। इसमें कोई बाध्य नहीं है, ठीक है। और देखो, जब परामर्श की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की पीठ बैठती है, 5 जजों की पीठ होती है, तो परामर्श वहां से उससे परामर्श जो है लिया जाता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट भी बन गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से के न्यायाधीशों
की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। जितने भी न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की, एक न्यायाधीश तो होता नहीं है, मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कैसे मुख्य न्यायाधीश बनता है, सब चीज़ें देखेंगे हम लोग वहाँ पर। अभी तो जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। और ये आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल है 124। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है, और बाकी जो अन्य न्यायाधीश है वो शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिला देते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट देखो, इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें बहुत सारे, नियुक्ति। और ये आर्टिकल बताया गया है 217, ठीक है, अनुच्छेद 217 के तहत। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि जो हाई कोर्ट के जो राज्य में जो हाई कोर्ट होती हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ जो ग्रहण करते हैं वो राज्यपाल के सामने करते हैं, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। तो इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति करते हैं बस कर दिया, लेकिन जो शपथ दिलाने का काम है वो राज्यपाल का काम है। तो राज्यपाल के सामने शपथ दिलाते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य जो हैं, जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला देते हैं, मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिला देते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और देखो, जैसे अगर तबादले की बात आती है कि मुख्य न्यायाधीश के तबादला करना है, न्यायाधीश को किसी ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर भी जो है राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल के हक में नहीं होता ये। तो तबादला लिख लो, तबादला राष्ट्रपति करते हैं। भाई ये दिमाग में आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि सर देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का तो कहीं तबादला होगा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट एक ही है। लेकिन जो राज्य में जो उच्च न्यायालय हैं उनके जो न्यायाधीश का जो तबादला होता है वो कैसे होता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं, वो राज्यपाल के हक में नहीं होता। राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ शपथ दिलाते हैं, बाकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनका तबादला भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है 217, और ये याद रखना है 124। सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो 124, और हाई कोर्ट की बात आएगी तो 217, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या है, अगला पॉइंट भी बहुत अच्छा है, क्षमादान करने की शक्ति है, ठीक है। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति है। और क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है तो ये आपसे पूछ सकता है। ये है 72, आर्टिकल 72 में। अब देखो, क्षमादान की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्षमा, जैसे किसी को सजा मिली तो सजा बिल्कुल रद्द हो सकती है, या उसको कम किया जा सकता है, या एक परिहार होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन, ये होता है। तो क्या होता है, जैसे कि क्षमा, अगर कोई अब यहाँ पे जो क्षमादान की शक्ति मतलब क्या हुआ, किसी जो मतलब सजा मिली सुप्रीम कोर्ट द्वारा या कहीं से, हर जगह से फेल हो गया है, तब उसके बाद ये दया याचिका दायर की जाती है। और दया याचिका दायर की जाती है, दया याचिका सिर्फ एक बार दायर कर सकते हैं, बार बार नहीं कि आप बार बार पहुंचा रहे, एक बार दया याचिका खारिज हो गई तो खारिज हो गई, फिर बार बार नहीं होता है, ठीक है। तो क्षमा मतलब क्या कि किसी भी कैदी या किसी भी मुजरिम को क्षमा दे सकते हैं राष्ट्रपति 72 आर्टिकल का उपयोग करके। उसका छोटा लघुकरण मतलब उसको कम कर सकते हैं। परिहार मतलब जैसे कि मान लिया सजा आधी कर सकते हैं, ठीक है। कम लघुकरण मतलब कम कर सकते हैं, परिहार में आधी कर सकते हैं। मतलब 10 साल की सजा है तो 5 साल की सजा कर सकते हैं, ठीक है। विराम दे सकते हैं, मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, या बहुत बुजुर्ग हो चुका है, तो उसको विराम दे सकते हैं कि जाइए भैया आपकी सजा पूरी हो गई है। दया याचिका जो है एक मतलब जो है स्वीकार कर ली गई है और राष्ट्रपति के द्वारा उसको क्षमादान दे दिया गया है। प्रतिलंबन मतलब क्या हुआ? अस्थायी रोक। प्रतिलंबन का मतलब क्या हुआ? अस्थायी रोक हुआ, ठीक है। अस्थायी रोक, इसे मान लिया ये फांसी के, आमतौर पर फांसी जब मिलती है किसी को, तो जो फांसी होती है तो उसमें क्या होता है कि किसी को एक मतलब याचिका दायर करने के लिए, दया याचिका दायर करने के लिए कुछ भी मतलब जो भी
चीज़ें होती हैं उसके लिए समय देना मतलब होता है। तो अस्थायी रोक लगी है, ठीक है। तो अस्थायी मतलब प्रलंबन मतलब क्या, अस्थायी रोक। अब क्षमादान शक्ति जो है ये राष्ट्रपति के पास तो है, पर नाम की शक्ति है ये मंत्रिमंडल ही, मंत्रिपरिषद ही कहता है। उसकी ही सिफारिश पर या उसके ही मतलब क्या बोलते हैं, उसके ही हिसाब से राष्ट्रपति के पास पावर दी गई है कि भैया जब मंत्रिपरिषद कहेगी तब जाके आप ये काम करेंगे। तो ये आर्टिकल 72 में है। तो आपको ये बहुत बात ध्यान रखनी है कि क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं भाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्ति देखो, वित्तीय शक्तियां में क्या है कि अगर कोई भी धन अगर लाना है संसद में तो धन विधेयक संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, ठीक है। ये देखो, अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि जो धन विधेयक होता है और उसमें धन विधेयक होता है और होता है एक संविधान संशोधन, इसमें राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं होती है। अब धन विधेयक में क्यों, क्योंकि देखिए जब धन विधेयक जब लाया जा रहा था संसद में तो पहले तो राष्ट्रपति की अनुमति ही ली गई थी। अब संसद में पास हुआ है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जा रहा है तो खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए कि भाई साइन करना तो पड़ेगा ही, तो धन विधेयक पर साइन करना ही पड़ता है, ठीक है। उसमें वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं होता है, साइन करना ही पड़ता है उसमें। और 3 प्रकार की चीज़ें राष्ट्रपति के पास होती हैं, या तो साइन कर दें, या पुनर्विचार के लिए भेज दें, या अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करें, मतलब जो भी वीटो का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर नहीं लागू होती, साइन करना ही होता है। क्योंकि भाई एक बार जब मैंने आपके पास भेजा कोई चीज़, जब आपने उस पर अनुमति दे दी थी, तब फिर क्या नोटिंग कर रहे हो। अनुमति दी, संसद में पेश हुआ, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद वापस राष्ट्रपति के पास गया तो वहाँ पर राष्ट्रपति को साइन करना ही होता है, ठीक है। तो धन विधेयक को अगर संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। धन विधेयक वगैरह सब पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के जब इनके टॉपिक आएगा, ठीक है। वहाँ पर पूरे टॉपिक हैं ये सब। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है आपका वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। देखिए ये जो राज्य और केंद्र के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है उसके लिए ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है तो आपको लगाना है राष्ट्रपति जी करते हैं। और इसमें आर्टिकल भी पूछता है, क्योंकि देखिए कुछ आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे आपका बड़ा एग्जाम हो, कुछ आर्टिकल तो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये उन्हीं में से है कि इसमें ये आर्टिकल आपसे बनता है, पूछते हैं। तो ये आर्टिकल है 280, ठीक है। 280 आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यह है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब वार्षिक वित्तीय विवरण जो है शायद आपको नाम नया लग रहा होगा, लेकिन आप इसको बजट के नाम से जानते हैं। तो इसको लिख लेते हैं केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट, ठीक है। देखो बजट जो है, बजट का नाम बजट नहीं है संविधान के हिसाब से, उसका नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको खाली एक मतलब एक नया नाम दिया गया है शॉर्ट करके कि बजट है, बजट है, बजट है। बाकी बजट अगर संविधान की बात करते हैं तो उसमें इसका वर्णन नहीं है, ये है वार्षिक वित्तीय विवरण। अब देखिए क्या है कि ये इसका बनता है अनुच्छेद वाला क्वेश्चन कि इसमें किस अनुच्छेद में है। तो 112 आर्टिकल लिखो भाई, इसमें 112 आर्टिकल के हिसाब से है ये। अच्छा ठीक, एक चीज तो समझो, मतलब क्या है यहाँ पे कि राष्ट्रपति जो है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने रखते हैं आके, तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो संसद के सामने कौन रखता है, वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति जी रखते हैं। 112 में जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है, ठीक है।
और देखो चौथा पॉइंट देखो, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार है। ठीक है, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार, यह अनुच्छेद है 267। ठीक है, देखो ऐसा है ना कि 3 प्रकार की फंडिंग होती है, 3 प्रकार के फंड होते हैं अपने देश में। एक तो है आकस्मिक निधि, दूसरी संचित निधि और तीसरी होती है लोक निधि। ठीक है, तो ये आकस्मिक निधि पर जो है राष्ट्रपति का अधिकार होता है, मतलब क्या, इसमें देश का पैसा होता है, तो जो भी निधि अगर अचानक से लेना पड़ जाए तो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति का ही अधिकार आकस्मिक निधि पर होता है। ये सब निधि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब इस पर टॉपिक आएगा तो। और 267 अनुच्छेद 267 के तहत होता है। ठीक है, तो भाई तो ये हो गए आपकी वित्तीय शक्तियां। अब इसको रफ करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां देख लो, सैन्य शक्ति देखो, हम लोग ये बात बचपन से जानते आ रहे हैं कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख सेनापति होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये बात आपको लिखनी ही पड़ेगी, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनकी कमांड किसके पास है, वो राष्ट्रपति जी के पास है। और देखिए जैसे कि जब कोई प्रमुख होते हैं ना, जैसे कि थल सेना, जल सेना के प्रमुख कौन है, तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनको नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और है, जैसे कि युद्ध की घोषणा हुई या समापन की घोषणा हुई, वो कौन करता है, तो ये भी राष्ट्रपति जी करते हैं। युद्ध की घोषणा हुई व समापन की घोषणा ठीक है, कौन करता है, जब भाई इनकी, जब यही सेना प्रमुख सेनापति हैं, सर्वोच्च सेनापति हैं, तो वही तो करेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आप किसमें, राजनयिक शक्तियां, राजनयिक शक्तियां या कूटनीतिक शक्तियां बोलते हैं इसको, राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियां। देखो अंतरराष्ट्रीय जो संधि समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा इसका। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते, ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। अच्छा एक बात और देखो, जो विदेश में जो राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्त की नियुक्ति। अच्छा देखो आपके जो है दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर है, तो ये दोनों एक ही चीज होती हैं, बस राजदूत होता है, उच्चायुक्त होता है। मतलब जो राष्ट्रमंडल देश हैं तो वहां पर राजदूत को उच्चायुक्त बोलते हैं, बस इतना फर्क है कि बस खाली नाम का डिफरेंस, बाकी काम एक ही है, चीज एक ही है।
पद एक ही है। तो उच्चायुक्त क्या होता है? राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल क्या है? मतलब जो ब्रिटेन के अधीन रहे हैं कभी ना कभी, तो वहाँ पर जो अपने देश भेजते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं उच्चायुक्त बोलते हैं, और बाकी में बोलते हैं राजदूत। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और जो विदेशों से यहाँ पर अपने भारत में आते हैं राजदूत या उच्चायुक्त, तो उनका स्वागत भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे आते हैं? आपातकालीन शक्तियां पर। अब आपातकालीन शक्तियां जो है, आपातकालीन तो आपातकाल तो भाग 18 में है, क्योंकि 22 भाग है। भाग 18 में पूरा आपातकाल पढ़ेंगे हम लोग 352 से 360 तक। ठीक है, तो यहाँ पर खाली शक्ति के हिसाब से देख लेते हैं। तो आपातकाल शक्ति क्या है? आपातकाल शक्ति देखो, एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत, और ये आपको अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। देखो हुआ क्या है कि जब कभी देश में कोई मतलब आपदा आती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के जो हैं आपके ये दिए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी जिसको बोल सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल तो ये हो गया, राज्य में ये हो गया, और वित्तीय। 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं भारत में। तो तीनों प्रकार के आपातकाल का जो वर्णन है वो भाग 18 में है। तो जब भाग 18 आएगा तो वहाँ पर भी अच्छे से हम लोग उसको पढ़ेंगे, 352 से 360 तक पूरे पढ़ेंगे हम लोग, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे का हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जो लोग चैनल पर नया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो आर्टिकल लिखे हैं 352, 356, 360, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि ये सीरीज से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग और वित्तीय आपातकाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वित्त आयोग 280 अनुच्छेद के तहत है, वो अलग चीज़ है, और ये वित्तीय आपात है, ये अलग चीज़ है, ये 360 अनुच्छेद में है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।